नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चुनाव करीब आते आते सभी दलों ने हरियाणा में भी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। बैक टू बैक बैठकों का दौर शिखर पर है। बीजेपी के साथ साथ दूसरे दल भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में 24 के चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सभी दलों ने 2024 चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है। संगठन विस्तार से लेकर जनता के बीच जाने और प्रमुख नेताओं के कार्यक्रमों की रफ्तार तेज हो चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी हरियाणा में नए कप्तान के साथ मैदान में है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैक टू बैक बैठकों के जरिए सरकारी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर रही हैं। इधर बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हरियाणा में केंद्र की उपलब्धियां पहुंचाने की तैयारी में है। फरीदाबाद से सीएम मनोहर लाल यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्रियों से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारी हरियाणा के सभी जिलों में लगाई गई है। ऐसे में बीजेपी तमाम कार्यक्रमों के साथ केंद्र और हरियाणा में हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी ग्राउंड पर एक्टिव है, लेकिन संगठन की लिस्ट का इंतजार सालों से बरकरार है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के चुनावी वादे, जिनमें 4 डिप्टी सीएम के ऐलान और कद की लड़ाई को लेकर अक्सर पार्टी नेताओं की बयानबाजी सुर्खियों में रहती है। वहीं दूसरे तमाम दल भी 24 के विजन के साथ जीत की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि किसके दावों में कितना दम है, कौन सी पार्टी किन मुद्दों के साथ मिशन 2024 फतेह करती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करते हैं। वंदना जी, कहीं यात्रा निकालने की तैयारी है? इससे पहले भी यात्राएं निकाली गई, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, सीएम भी जनसंवाद कर रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए ज्योति, मई 2024 में जहाँ तक उम्मीद है लोकसभा के चुनाव होंगे और अक्टूबर जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है, 2024 में विधानसभा के चुनाव होंगे। जो डेट्स हैं वो क्योंकि निश्चित की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैंने अंदाजा एक लगाया है कि इस टाइम पीरियड के आसपास, क्योंकि पिछले इलेक्शन का टाइम यही था, तो इसी के आसपास चुनावों की बात है। तो जहाँ तक तैयारी की बात है, मैं मानती हूँ कि जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तो तभी से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि लोकतंत्र यही कहता है कि अगर जो लोग लोगों के लिए काम करेंगे उनको दोबारा से चांस दिया जाएगा। और हमें जनता ने चांस भी दिया है, केंद्र सरकार में भी दिया है, राज्य सरकार में भी दिया है। तो वो तैयारी जो है चुनावों की नहीं है, जनता के कामों के लिए है। वो पहले दिन से है, मीटिंग्स भी तभी से हो रही हैं, जनसंवाद प्रोग्राम भी हो रहा है। कोरोना के समय भी मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने जूम मीटिंग के जरिए डिफरेंट जो वर्ग हैं, चाहे कभी युवाओं से कभी महिलाओं से, उन्होंने बातचीत जारी रखी। उसके बाद कोरोना खत्म होने के बाद एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक एक विधानसभा के अंदर वो जनसंवाद प्रोग्राम कर रहे हैं। हर शनिवार को वो एक सेक्शन से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। उनकी प्रॉब्लम में अगर कुछ लगता है तो इंस्टेंट घोषणाएं भी कर दी जाती हैं उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं मेरी पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही हैं। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार में इतनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, तो मुझे लगता है कि लोकसभा में जो 10 के 10 सीट है वो हम जीतने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी मैं ये मानती हूँ कि इस समय चाहे कितना भी आरोप लगा ले, कितना भी कुछ कह ले, लेकिन सभी जानते हैं कि मोदी जी ने इतना काम कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। भारत ने इतनी बुलंदियां पहली बार देखी हैं और उन बुलंदियों को और भी आगे पहुंचाना है। ये आज देश का बच्चा बच्चा कह रहा है, जनमानस कह रहा है कि जिस प्रकार हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार प्रदेश में भी मनोहर लाल खट्टर जी ने
जिस प्रकार से पर्ची खर्चे के बिना नौकरियां देना, महिलाओं के बारे में सोचना, युवाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, इसको देखते हुए सभी ये सोच रहे हैं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी को फिर से दोबारा से एक अच्छे नंबर के साथ, चाहे आप बात कर लीजिए केंद्र में चाहे प्रदेश में, तो दोबारा से सरकार बनेगी और जनता का काम करने का हमारे को और भी मौका मिलेगा। जी केवल जी, केंद्र से लेकर हरियाणा की बात करें, लगातार 2 बार से हार रहे हैं आप लोग, इस बार क्या फॉर्मूला? देखिए, हम 2005 से जब सत्ता में आए थे तो 2005 में 9 तक हमारी सरकार रही, एक बार जीते, 9 से लेके 14 तक दूसरी बार जीते थे। और अब बीजेपी आई तो बीजेपी पहले 14 में जीती, अब 19 में तो इनकी जो है 40 सीटें थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे साथ जो कह रहे थे कि हम जो है बीजेपी को यमुना पार लगाएंगे, लेकिन वो उनके साथी दल बन गए और उनकी गोदी में बैठ गए, तो ये बीजेपी ने दोबारा सत्ता ग्रहण करी और दूसरी बार आ गए। अब जहां तक बात है कि हमारी तैयारियां और बीजेपी का क्या सिस्टम है, बीजेपी की जो मौजूदा सरकार 9 साल से रही है, आप चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, बिजनेसमैन हो, सभी लोगों का भट्ठा बिठाने में इसने बीजेपी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 75 पार के नारे देते थे लेकिन 40 पर सिमट कर रह गए थे। ये भी इनको पता नहीं है, शायद ये अभी समझना चाहिए इनको कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ था। महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम में आज की डेट में नंबर 1 हरियाणा है। 9 साल में हरियाणा की जो बीजेपी की सरकारों ने हर वर्ग को पीटा है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, बिजनेसमैन हो, एजुकेशन टीचर हो, लेक्चरर हो, आंगनवाड़ी हो, सरपंच हो, ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हो, बॉश के डॉक्टर जो बच्चे पढ़ने आते थे वो हो, और भी कई समुदाय के जितने कर्मचारी थे सभी को पीटने का काम इन्होंने, इस सरकार ने किया है। करीबन किसानों को 1 साल तक दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पर बैठे रहे और 3 काले कानून लेकर आए, जिससे 750 किसान मरे, उनकी हालात खराब की और उसके बाद माफी मांग करके 3 काले कानून मोदी जी ने वापस ले लिए। आप देखिए, नुकसान करने के बाद चुप करके माफी मांग लेते हैं। हरियाणा सरकार जो है, आप ये देखिए, हमारा 60,000 2014 के अंदर 60,000 करोड़ कर्जा था, आज की डेट में 4.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो चुका। वो पैसा कहाँ गया, उसका श्वेत पत्र हम मांगते हैं या देते नहीं, वो पैसा कहाँ गया? दूसरी बात है, लेकर हम बहुत बार बात करते हैं, आंकड़े नहीं मेल खाते आप लोगों के। सरकार 4.25 लाख करोड़ या 4.5 लाख करोड़ आप लोग बताते हैं, सरकार उससे अलग आंकड़े देती है। 60,000 करोड़ के अलावा बिजली निगमों को मिलाकर 98,000 करोड़ तक का तो उड़स आप भी मानते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप बिजली के मान रहे हो तो इसमें भी तो बिजली के खड़े हैं ना 4.5 लाख करोड़ में भी, या कोई बिजली की अदायगी करके तो नहीं, गलत बोल रहे हैं, बिजली के अभी भी खड़े हैं। मैं आपको तफ्तीश वाइज दे देता हूँ, गलत बोल रहे हैं। एक सुनिए, जो विधानसभा का आंकड़ा था ना, सुनिए, विधानसभा के आंकड़े में 3 लाख करोड़ तो मान रहे हैं ना खुद ही कि हमारा लोन हुआ है सरकार के ऊपर, और उसके साथ साथ बिजली नगर निगमों के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सारे अमाउंट के जो कर्जे ले रखे हैं, अलग अलग नबार्ड से भी ले रखे हैं, वो सारे कर्जे जो मिला के टोटल 4 लाख करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। तो वो कर्जे तो हैं, उसको मानना पड़ेगा। विधानसभा में खट्टर साहब ने माना था। इसमें आंकड़ों की गलतफहमी कहाँ है? अगर वो 7 करोड़ को 80-90 मान रहे हैं तो हम 4.5 लाख। आप इतना ही श्वेत पत्र ले, सुनिए, मैं ज्योति जी इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये हमारा 60, 70, 80, 90 जो मानते हैं मान ले, उसका भी श्वेत पत्र जारी कर देना। सिर्फ मानने ना मानने से क्या है, और बाकी का पैसा कहां गया ये भी बता दे कि जो 90 करोड़ से 90 करोड़ कह रहे हैं ना आप, 90 से लेके और 4.5 लाख करोड़ जो आप बन के आ, उसके जो पैसे है वो पैसे कहां खर्च किए वो तो बताएं हरियाणा की जनता को। हरियाणा के टैक्स का पैसा है, इनका कोई जेब का पैसा थोड़ी है। उसके टैक्स का पैसा कहां गया वो बताएं ना। ये क्यों भागते हैं इधर उधर, श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते? मैं यही तो पूछ रहा था अभी कि श्वेत पत्र जारी करें, हरियाणा की जनता को मालूम हो कि वो पैसा कहां गया। अब दूसरी बात, अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जे हरियाणा में अगला इलेक्शन होगा, हमने कुछ मुद्दे रखे हैं, कुछ बातें रखी हैं, उसमें हमने ये कहा है कि 2024 के अंदर जो 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया था, हम उसको 500 रुपए का करेंगे, तो इसमें लोगों को एक राहत मिलेगी। और जो बुजुर्ग पेंशन है वो 3,000 रुपए इन्होंने, अभी 2,250 है,
पर ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी से हम 3000 कर देंगे, ये इनका वादा है। लेकिन हम 3000 से फौरी तौर पे पहली कलम से 6000 कर देंगे। उससे जो बुजुर्ग है उनको राहत मिलेगी। दूसरी बात एक और है, 3,82,000 जो हमने 100 गज के प्लाट लोगों को दिए थे, वो स्कीम को इन्होंने बंद कर दिया था। उस स्कीम को दोबारा खोलेंगे और गरीब आदमियों को दोबारा से 100 गज के प्लाट देने का काम करेंगे। क्रीमी लेयर 8 लाख पत्र पढ़ने 6 लाख कर दिया था इन्होंने, उसको घोषणा दोबारा 10 पत्र लाख तो करेंगे। पढ़ ही लेंगे, देख सुनिए लेंगे मेरी आपका बात। घोषणा पत्र। ठीक है ढींगरा जी, हम इसमें आएंगे, इसमें भी एक एक मिनट। संशय की ज्योति स्थिति जी, हम इसलिए है आएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि बड़े हुड्डा साहब भी आपने वादा पूछा- करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी करते हैं, उदयभान भी करते हैं, लेकिन दूसरे नेता क्या कहते हैं कि कांग्रेस की अभी मैनिफेस्टो कमेटी नहीं बनी है, ये कांग्रेस के वादे नहीं है, मैनिफेस्टो की कोई बात नहीं व्यक्ति कर रहा। विशेष नहीं बना सकता, इस मैनिफेस्टो तरह की के बात वादे या कहाँ कर दावे रहा नहीं हूं कर मैं? सकता। चलिए उस पर भी मैं आपका इन- उत्तर काफी, आप ज्योति जी, काफी मैं समय ले इन चुके हैं वादों केवल की- ढींगरा जी, आपने विस्तार से अपनी बात कह दी है पहले उत्तर में। इन वादों की बात जो कर रहा हूँ जी। सुनिए सुनिए, हुड्डा जो साहब मैं करते इन हैं वादों वादे। की जो बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जो ये केवल मैं जी, मैं वादों आपको की बात काफी कर टाइम रहा दे हूँ, चुकी ये हूँ पहले सेंटर उत्तर के लिए, सरकार मैं भी कर डिबेट रही को है। आगे बढ़ाऊंगा, अभी सेंटर आएंगे का- आपके पास सुनिए फिर तो से। सही। अच्छा सुन तो लो, मैं 2 मिनट मेरे पूरे तो होने दो। मैम पहला कमेंट भी नहीं पूरा करने देते आप। आपको सुन तो लो पता है मेरी आप बात। बहुत समय ले चुके हैं, ये स्टिल मैं आप कह रहा हूँ 20 कि सेकंड में हम- बात पूरी कीजिए। सुन तो लीजिए, बस थोड़ा सा थोड़ा सा दीजिए और समय। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा जो 2 पॉइंट मेरे रह गए, थोड़ा सा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 2 लाख पदों को हम जो कर्मचारियों के खाली पड़े हैं उनको भरेंगे। और मैं ये इसके साथ साथ थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं कि जो सिस्टम इन्होंने खराब किया है उसको ठीक करने का हम काम करेंगे। ये काम ठीक करेंगे तभी तो लोगों को राहत मिलेगी, ये बात कहना चाहता हूं। और आज की डेट में हरियाणा के लोग इन बीजेपी की सरकार से बहुत दुखी हैं, तभी तो 75 पार नहीं किया था, 40 पे ले आए थे। और अभी इनको हम जो है दहाई का आंकड़ा भी पूरा नहीं करने देंगे। हमारी सरकार जब मैं जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे देती हूं। केवल जी को मैं काफी टाइम मैं जवाब दे देती हूं। केवल ढींगरा जी आज डिबेट के लिए टाइम कम है, आज डिबेट के लिए समय कम है, मैं केवल सभी से ढींगरा ओपनिंग जी। स्टेटमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद आते हैं। ओंकार जी, केवल जी ने एक पैटर्न बता दिया है कि 10 साल हम रहे, 10 साल अभी बीजेपी है, हालांकि इस बार गठबंधन में है, अब एक बार फिर से 10 साल कांग्रेस रहने वाली है, तो आप लोगों का क्या होगा? 20 साल से करीब करीब सत्ता का सूखा आपकी पार्टी में। मेरा कौन नहीं आएगा कि प्रवक्ता भी चर्चा करें, जनता तय करे कि लोग काम कर रहा है। और जनता में 2019 में बीएसपी एनएलए की सरकार बनाने का पूरा काम कर लिया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य की ये पीएचपी ऐसा ने आया हम जिस देश से गुजरे हो हमें मालूम है, बहुत मुश्किल बात बोलना मात्र है हमारे पास। लेकिन हमने मेहनत करके जिस तरीके से पार्टी को जोड़ा है, जिस तरीके से हमने संगठन बनाया है, आज हम पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ने के लिए 90 की निर्देश है। और एक बात मैं कभी कहूंगा, कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है मुझे ओंकार जी। आवाज आ रही मेरी? चलिए एक बार फिर से बात पूरी करने का आप प्रयास कीजिए, एक बार फिर से बोलिए आप। आवाज आ रही है जी बोलिए। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 3 मुख्य आवश्यकताएं होती है। सबसे बड़ी बात है संगठन, जो हमने अच्छी तरीके से संगठन तैयार कर दिया है। आज तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना। दूसरी बात होती है जनता में विश्वसनीयता। ये जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार, ये जनता से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इसकी बात होती है जनता की समस्याओं को कैसे सुलझेगी, जब परिवर्तन पर यात्रा शुरू की। सर देखिए टेक्निकल नहीं, आपकी आवाज नहीं मिल रही ओंकार जी। फिर से आपके पास आते हैं एक और प्रश्न के साथ। बेनीवाल साहब, मुख्य मुकाबला जो कि आज की तारीख में नजर आता है, हालांकि चुनाव होते होते बहुत सारी बातें बदल जाती हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट दिखती है, आप लोग खुद को कहां पाते हैं? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं बहुत बहुत देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि जो 41 मजदूर हमारे उत्तरकाशी में फंसे थे, आपके ही चैनल से हमने मालूम चला कि 9 मजदूर हमारे बाहर आ गए हैं, तो सभी उन 9 परिवारों को और उम्मीद जता रहे हैं कि बहुत जल्दी मजदूर अब तक आप 33 मजदूर आप बता रहे हैं कि 33 मजदूर का अपडेट सामने है, तो कुछ ही घंटों में शायद 41 मजदूर भी बाहर आ जाएंगे और वो पूरे देश के लिए जश्न का माहौल होगा। जो दिवाली के दिन फंसे थे, तो उम्मीद है कि पूरे देश में आज दिवाली का माहौल आज रात में बन जाएगा जैसे वो 41 मजदूर बाहर आएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने संगठन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था और संगठन पर काम करते हुए हमने सबसे पहला कदम हमारा ये था कि हमने अपना सदस्यता अभियान हरियाणा के अंदर चलाया और 11 लाख जो नए सदस्य थे वो हमने नए सदस्य आम आदमी पार्टी के साथ जोड़े।
उन आज जो नए सदस्य हमने जोड़े उनके साथ हमारा जो संवाद था, जो सीधा जनता के साथ संवाद था, जो 11 लाख नए सदस्य बनाए उनके साथ संवाद था, वो ये था कि दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, वो किस तरीके से काम कर रही है। वो चीजें हमने जब जनता को सामने रखी, जनता को बताया कि हम अच्छे सरकारी अस्पताल बनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, अच्छे सरकारी स्कूल बनाते हैं, फ्री बिजली देते हैं, पानी देते हैं, हम लोग स्वर्ण तीर्थ यात्रा चलाते हैं जिसमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं दी जाती हैं, फरिश्ते योजना चलाते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट रोड पर हो जाए तो सरकार, अगर 1 करोड़ का भी खर्चा आता है तो सरकार वहन करेगी, परिवार को उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने 1 करोड़ की सम्मान राशि भी देने की बात कही कि लोगों को जो ऑन ड्यूटी कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार को एक सम्मान राशि, जिससे उसका घर परिवार का पालन पोषण हो सके, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की हमने सम्मान राशि दी। महिलाओं को फ्री बस सेवा दी। दिल्ली के अंदर किसी भी कोने से, कहीं भी, पूरे देश से अगर कोई भी महिला आती है वो दिल्ली के अंदर बस सेवा का फ्री ले सकती है। तो इन सब चीजों के साथ जब हमने जनता के साथ संवाद किया तो जनता ने बहुत बाहें फैलाकर आम आदमी पार्टी का स्वागत किया और हमारे साथ 11 लाख नए सदस्य जुड़े। उसके साथ हमने चलते हुए बिजली आंदोलन चलाया। बिजली आंदोलन के दौरान हमने जनता को बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है, और वहां पर जनरेटर और इन्वर्टर अब बंद होते जा रहे हैं, जो कि दिल्ली के अंदर काफी मात्रा में जनरेटर और इन्वर्टर बिल्कुल घरों से गायब हो चुके हैं। तो ऐसी जब हमने अपनी योजनाएं जनता तक रखी तो जनता ने बहुत प्यार दिया और हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। आज जनता तैयार है, चुनाव के मोड में जनता है, पार्टियां हो ना हो, लेकिन जनता बदलाव के लिए आज तैयार बैठी और बदलाव के लिए उनको सबसे पहले आप लोगों ने लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव आप लोगों ने लड़ा, बाई इलेक्शन आप लोग लड़ चुके हैं, निकाय चुनाव तक आप लोगों ने लड़ी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या बात करें, केवल कार्यकर्ता बनाने से आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे। ज्योति जी, निकाय चुनाव में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी उभर के आई थी। बीजेपी के 15 बने थे और हमारे 9 बने थे, तो हम तो सेकंड नंबर पे पार्टी जनता ने अपने आप ही हमारे को बना दिया था। हमने दिल्ली के अंदर जब ये काम बताते हैं, मतलब आप संगठन पर काम करेंगे, संगठन से लोगों को जोड़ेंगे ही नहीं, संवाद करेंगे नहीं। अब मुख्यमंत्री जी के लिए तो आप कह देते हैं कि जनसंवाद प्रोग्राम चल रहा है। आम आदमी पार्टी अगर जनसंवाद करे, लोगों से मिले, लोगों के साथ मिलके जोड़े अपने साथ, उसको आप लोग मानने को तैयार नहीं। खैर कोई बात नहीं, दिल्ली और पंजाब के अंदर भी लोग हमारे को सीरियसली नहीं लेते थे और दिल्ली और पंजाब के अंदर भी लोग यही कहते थे कि आप लोगों का कोई जनाधार नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई नहीं है। तो लेकिन मैं बता दूं ज्योति जी, दिल्ली के अंदर 67 एमएलए बने थे, 67 एमएलए को कोई नहीं जानता था पहले कि कौन है ये लोग, लेकिन उन 67 हारने वालों को सब जानते थे कि ये 67 हारने वाले कौन हैं। अगली बार जब हमारी सरकार बनी फिर 60 से ज्यादा एमएलए आ गए, उन 60 से ज्यादा एमएलए को फिर कोई नहीं जानता था, लेकिन हारने वालों को फिर से सब जानते थे। पंजाब के अंदर जब 92 से एमएलए हमारे आए पिछली इसी योजना में, तो 92 एमएलए को कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, किस परिवार से आते हैं, किस तरीके के बच्चे हैं, लेकिन 92 हारे कौन है उनको सब जानते थे। मुख्यमंत्री उस टाइम के चन्नी साहब थे, वो हारे, अमरिंदर से कैप्टन अमरिंदर जी हारे, बादल परिवार के सारे लोग हारे। जो बड़े बड़े लोग कभी हारे नहीं थे, जो हमेशा ही संसद की शोभा बढ़ाते रहे, जनता को लूटने का काम करते रहे, वो सब पंजाब में हराए और दिल्ली में हराए। यही हशर दिल्ली और पंजाब से हरियाणा के वोटर का मिजाज बिल्कुल यही, ठीक है, आप लोग उसी को ग्राउंड बना रहे हैं कि पंजाब में ये हुआ, दिल्ली में ये हुआ, अब हरियाणा चूंकि बीच में है तो उसी तरह की स्थिति बनेगी। नहीं ओंकार जी, अगर नहीं, ओंकार जी के पास चलते हैं हम। ओंकार जी, अगर आपकी आवाज अब मिल पाए तो बात पूरी करें। हाँ जी, ज्योति जी, आ रही मेरी आवाज? जी बोलिए सर। ज्योति जी, देखिए, जब अमित चौटाला जी ने परिवर्तन पथ यात्रा शुरू की, सब जनता से जो जनसंवाद हुआ, जनता की समस्या देखी, उसके बाद उन्होंने जो घोषणाएं की कि हम 7500 रुपए प्रति माह पेंशन देंगे, जबकि बीजेपी ने परिवार पहचान पत्र बनाकर पेंशन काटने का काम किया 5 लाख लोगों। दूसरा, उन्होंने बोला कि हर घर में एक गैस सिलेंडर देंगे और 1100 रुपए प्रति माह प्रत्येक गृहिणी को प्रत्येक माह का खर्चा पूरा करने के लिए देंगे। 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर हम एक परिवार में एक रोजगार न दे पाए। इसके अलावा ओपीएस पेंशन दोबारा से शुरू करेंगे। परिवार पहचान पत्र जो परमानेंट परेशान पत्र बन गया, इसको बंद करेंगे। आज देखिए, प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और बेकारी, इन 5 मामलों में नंबर 1 बन चुका है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र को आधार बनाकर, पीले कार्ड और प्रॉपर्टी आईडी को आधार बनाकर प्रॉपर्टी मालिकों का जो हाल इस सरकार ने किया है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार नगर परिषद और नगर निकाय विभाग में घूम रहा है अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए, अपना परिवार पहचान पत्र ठीक कराने के लिए, लेकिन राहत कोई नहीं मिली। वो तो सोच की बात है। याशी कंसल्टेंसी जिस
जिसने प्रॉपर्टी यदि बनाई उसके ऊपर कार्रवाई तो कर देगी, लेकिन उससे दिए हुए आंकड़ों को रद्द नहीं किया, वो आज भी लागू है। ये सरकार मानती है कि उसके आंकड़े गलत है, फिर भी उस देश में आज भी लागू है, वो तो अफसोस की बात है। इसके अतिरिक्त देखिए, मेरी बहन कह रही थी कि हमारे को दूसरा चांस दिया सरकार ने, जनता ने दूसरा चांस नहीं दिया इनको। जनता ने 47 से 40 पे गए, ये मानता हूँ हमारी एक सीट रही, लेकिन 40 सीट इसलिए रही तो तुमको विपक्ष में बैठने का न्योता मिला। ये तो कुछ लोग ऐसे जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो कहते थे उसको कार पहुंचाएंगे, वो इनकी गोदी में बैठ के लालच से करके तो इनकी सरकार बन गई। और अब ये तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है। मैं दावे से 2 पार करेंगी। 2009 में 2 सीट की बीजेपी की, वापिस 2 पे अटकेगी आके। और आज मैं बता सकता हूँ हम दूसरी पार्टियों के मुकाबले क्यों मजबूत है। हमारे पास एक मजबूत संगठन है, हमारे पास एक विजन है हरियाणा के लिए। हम क्षेत्रीय दल है, हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो दिल्ली के लिए हरियाणा के हितों को त्याग देंगे, जो पंजाब के लिए हरियाणा के हितों को त्याग देंगे। आम आदमी पार्टी आज बड़े बड़े दावे कर रही है, इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि सूर्य का पानी दे सकेंगे हरियाणा को। वहां जाते हैं तो कहते हैं पानी नहीं देंगे, यहाँ कहते हैं पानी की बात ही ना करो। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब पंजाब में जाते हैं, जिनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो पंजाब में जाके कहते हैं कि हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे हरियाणा को। ये कैसे न्याय है? ये क्षेत्रीय दल क्षेत्र का पता जी ओंकार जी, राष्ट्रीय पार्टियां कदापि नहीं कर सकती। आज की जो परिस्थितियां हैं, इन लोग पुरानी पार्टी की तरफ से दोबारा के आज मैदान में अच्छा संगठन हमारे पास है, विजन अच्छा है और जनता के लिए अच्छी स्कीम है। और जनता भी जानती है कि राष्ट्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश और केंद्र के कारण प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कर पाती। आज अगर किसानों के हित में एक विधायक, ठीक है ओंकार जी, आपकी रीजनल पार्टी इस वक्त, ठीक है, आप लोग एक विधायक के साथ केवल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त, इसमें भी कोई लड़ाई नहीं। और जो वादे कर रहे हैं 2005 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, तमाम वादे आप लोग करते आए हैं। ठीक है जादौन साहब, देखिए बीजेपी बार बार यात्राएं निकालती रही है, अब केंद्र की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। 30 नवंबर को फरीदाबाद में सीएम शुरुआत करेंगे, तो क्या कुछ लगता है कि आपको कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाकर क्या चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है? बीजेपी जो है लगातार मैदान में खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे थे, अब वो सिद्ध भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। करीब 60 रथ पूरे हरियाणा में जो है घूमेंगे और एक एक गांव, एक एक वार्ड में पहुंचेंगे। और उसका एक दोहरा उद्देश्य है कि वो केंद्र सरकार की योजनाएं, जो जनहित की योजनाएं हैं, और हरियाणा सरकार ने जो भी जनहित की योजनाएं लागू की हैं उनका प्रचार करने के साथ साथ तो योजनाओं का लाभ लेने से लोग वंचित रह गए हैं, वो रथों पर ही उनको जोड़ा जाएगा। तो योजनाओं के जो पात्र लोग हैं लाभ लेने के, उनको जो है योजनाओं से जोड़कर और लाभ जो है उसको दिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार जो है जहां अभी भूल चूक हुई है उसको सुधारने का काम कर रही है। बाकी ये है कि ठीक है 2 साल का शासन काल है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो वो इस तरह से उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। और जो घोषणाएं थी मुख्यमंत्री जी की, उन पर लगातार तेजी से जो है उन पर अमल करने का काम भी किया जा रहा है। तो सरकार तो बिल्कुल इस तरह से तैयार बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कल होते हैं तो वो तैयार है। बाकी दूसरी पार्टियों की अपना काम किसी न किसी तरह से लोगों के बीच में है, तो संगठन विस्तार का काम भी चल रहा है, कोई परिवर्तन यात्रा निकालने में है, कहीं जन आक्रोश रैलियां, कांग्रेस जन आक्रोश रैलियां निकालेगी। तो इस तरह से सब है, काफी माहौल गरमाया हुआ है हरियाणा का। तो अभी जो जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि हरियाणा का जो राजनीतिक पारा है उनसे कहीं कम नहीं है, वो बराबर ही चल रहा है। और सरकार जो है लगातार अपनी छवि को ठीक करने का प्रयास कर रही है। कच्ची बस्तियों का नियमन, जो अनधिकृत बस्तियां थी उनको नियमन का काम भी हुआ तेजी से। और ऐसी भी संभावना है कि सरकार जो है एक टेस्ट भी कर लेगी कि जनवरी तक हो सकता है कि लोकल बॉडी के चुनाव कराए जाए, विधानसभा चुनाव से पहले वो चुनाव होंगे। एक तरह से सरकार का टेस्ट भी हो जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का। तो सरकार लगातार सक्रिय है। अब ये तो ये है कि विपक्षी दलों को, अपोजिशन पार्टीज को देखना है कि वो सरकार के मुकाबले में किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। जी वंदना जी, देखिए आपने कांग्रेस से लेकर इनेलो आम आदमी पार्टी को सुना, सभी वर्ग परेशान है सरकार से। और इस बार आप लोगों ने सरकार इसलिए बना ली क्योंकि जेजेपी ने आप लोगों का साथ दिया, सत्ता में आने के लिए मैंडेट नहीं मिला था।
देखिए, सबसे पहले जो वर्ग परेशान है वो तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी के वर्ग हैं जो परेशान हैं, लेकिन जनता में कोई परेशानी नहीं है। मैं एक एक बात का छोटा छोटा जवाब देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हैं, उन्होंने कहा कर्जे पे उन्होंने बड़ी बात करी। हालांकि ये बात अलग है कि जब इनको विधानसभा में जवाब दिया जाता है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। मुझे इतना बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है और आज की डेट में 10,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर लिया? उसका जवाब ये नहीं देंगे, ये हरियाणा में आकर पूछेंगे और जवाब जब विधानसभा में बोला जाए, श्वेत पत्र चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, अरे विधानसभा में पूछ लीजिए ना, आपको किसने मना किया है? वहां से तो आप वॉकआउट कर जाते हैं। और जहां तक आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने जजपा के साथ गठबंधन किया, हमने तो बिल्कुल खुलेआम सामने बोलकर गठबंधन किया, हमने किसी की पार्टी नहीं तोड़ी। आपकी तरह हज का पार्टी तोड़कर किस प्रकार से अपने साथ आपने मिलाए थे वो हम सबको मालूम है। तो उसके लिए आप, मुझे लगता है कि ज्यादा ना कहा तो ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अभी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दावे जितने भी कर रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन है, जो इनका बड़ा गठबंधन, इंडी गठबंधन बना हुआ है, आप इसकी स्थिति ये देख लीजिए कि एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ विधानसभा और बीच में इतनी बड़ी दीवार है। कभी कहते हैं हम विधानसभा में साथ लड़ेंगे, कभी कहते हैं लोकसभा में। अभी तो इनका कुछ फाइनल ही नहीं हो पाया। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, अभी यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फ्रीबीज की बात करी। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक न्यूज है जिसमें महिलाओं ने कहा है कि हम जब फ्री में चलते हैं तो हमारे साथ कंडक्टर दुर्व्यवहार करते हैं और टिकट फेंक के देते हैं, ये लो तुम्हारा फ्री का टिकट। ये मैं न्यूज आपको दिखाऊंगी और ये मेरी न्यूज नहीं है, ये दिल्ली के न्यूज़पेपर की, आपने भी शायद इसको पढ़ा होगा कि टिकट यू फेंक कर देते, ये लो अपनी फ्री वाली न्यूज, फ्री वाली टिकट। तो ये जो काम है, आपने फ्री बेस तो दे दी लेकिन सम्मान तो खो गया ना। आप इस चीज को देखिए ना, और हर चीज के लिए हम फ्री में जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकर वाहवाही करते हैं। नहीं, देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देना और सबको देना, उसमें फर्क है। जो कहीं पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए हाथ लगाना पड़ता है कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन सभी के लिए आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं सम्मान तो खोएगा। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें करी। मुझे लगता है कि पंजाब और दिल्ली बार बार ये चिल्ला रहे थे, लेकिन यमुना की सफाई कितनी हो पाई, एसवाइएल पर क्या इनका जवाब है? बच्चों की कसम खा के कांग्रेस के साथ चले गए। अब दिल्ली में क्या हाल हुआ? दिल्ली में मैं तो सिर्फ एक सेंटेंस में कहना चाहूंगी कि दिल्ली में अगर कुछ ठीक हुआ है तो केजरीवाल जी की खांसी ठीक हुई है, उसके अलावा और कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो ये अभी अभी एक सेंटेंस बड़े जोश से बता रहे थे कि जी इतने एमएलए थे कौन जानता था, लेकिन जो हार गए उनको जानते थे। फिर पंजाब में इतने एमएलए थे कौन जानता था। लेकिन आज एक व्यक्ति है जिसको सब जानते हैं, वो है केजरीवाल, और उसके झूठ को एक एक व्यक्ति जानता है कि इससे झूठा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उसके मंत्री जेल में है, उसका भी नंबर आने को है कि किस प्रकार से उनको भी बुलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के केसेस उन पर चल रहे हैं और किस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। 19 करोड़ का इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और 2 लाख बच्चों को देते हैं। तो ये सब जो है आरटीआई में सबके सामने आया हुआ है। बस मैं इतना ही कहूंगी, अभी यहाँ पर एनएलडी के प्रवक्ता हैं, वो पीपीपी पर भी इतनी सारी बातें कर रहे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी सारी योजनाएं जो हैं वो लोगों को डायरेक्टली पहुंची है, वो परिवार पहचान पत्र की वजह से। 397 योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसमें से ऑटोमेटिकली 39 लाख बीपीएल राशन कार्ड अपने आप बन गए। ठीक है, इसके लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ा। 57 लाख आयुष्मान कार्ड या चिरायु कार्ड अपने आप से बन गए। ये सब जो है ये हमारी सरकार का काम है। जिस पोर्टल के लिए, एक भी आपके बीच में नहीं बोली थी मैं, जिस पोर्टल के लिए बार बार हमें कहा जाता है, हुड्डा जी एक बार कहते थे कि पोर्टल जो है आते ही बंद कर देंगे, फिर एक बार वो बोले कि हम पोर्टल बंद नहीं करेंगे, तो वो उसकी स्वीकार्यता है, वो इस चीज को मान गए कि वो सबसे ऊपर है। सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। केंद्र में, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, हम 10 की 10 सीट जीतने वाले हैं। जो जलता है जलते रहे, ये जलजला यूं ही चलता रहेगा, वो देश को नहीं झुकने देगा, हम उसको नहीं झुकने देंगे। केवल ढींगरा जी, परेशानी केवल विरोधियों को के, ये कह रही वंदना जी। और पिछली बार तो केवल रोहतक में आप लोग मुकाबले में थे, अगर बहुत कम मार्जिन की बात करें, और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 हम ही जीतेंगे। ज्योति जी, ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है, ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होता। पर एक बात यहाँ पे चर्चा चली, किसी ने कहा बीच में, हमारी चर्चा के बीच में, कि आज 41 मजदूर जो है वो टनल से बाहर निकल रहे हैं और उसकी दिवाली होगी आज। बिल्कुल सच में जो है उनको आज मतलब ये महसूस होगा कि हम 15-16 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए थे, आज हमें एक नया जीवन मिला है। ये बात सही है, लेकिन ये जो टनल बनाने वाली कंपनी थी, ये कौन था? ये कंपनी कौन सी थी? ये कंपनी थी अडानी साहब की कंपनी। और इनके ऊपर अब अडानी साहब की कंपनी के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, ये बताना चाहिए, ये पूछना चाहिए इनसे। असली बात तो ये है।
और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब उन 41 जानों को जो आज अपने आज वो जो निकल करके बाहर आए हैं उनकी दिवाली तो होगी, उनकी दिवाली तो वो बच के बाहर आगे होगी, लेकिन जो अडानी कंपनी है जिसने ये टनल बनाने का ठेका ले रखा था, जो बना रहे थे, जिसकी वजह से हुआ, उनके ऊपर मोदी जी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये आपको बताना चाह रहा हूं। और कोई भी उसके ऊपर कोई बोलेगा भी नहीं, ये भी बता रहा हूं। सबके मुंह सिले हुए हैं अडानी का नाम आते ही। अब दूसरी बात और भी है, जहां तक ये बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, मुझे हंसी आती है। सारे के सारे तो मंत्री जेल में जा रहे हैं और करप्शन के, भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल में जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं हमने वहां भी सरकार बना ली, वहां भी सरकार बना ली, अब जो है हम तो हरियाणा में भी आ जाएंगे। अरे भाई साहब, हरियाणा के लोग बहुत सियाने हैं, उनको समझ है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। और हमारे SYL का पानी, अगर जब तक भगवंत मान जी ये नहीं कहते अपने मुख से कि हम जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, हरियाणा के लोग इनको वोट का समझ लो, एक वोट भी नहीं, पर्ची भी नहीं देते। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये हरियाणा की जनता बखूबी जानती है, पर्ची नहीं मिलेगी इनको, जहां मर्जी घूम ले। जब तक भगवंत मान ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करूंगा और जो SYL की जो नहर है उसकी खुदाई पूरी कराएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। और वो आज से नहीं कह रखा, बहुत देर से कह रखा है। महानुभाव, पहले वो खुदाई कंप्लीट करवा दो, उसके बाद बात करना हरियाणा में आकर। और दूसरी बात एक और बताना चाह रहा हूं, 10 सीटों में से अब जो है मोदी जी का ऑरा जो था ना, 10 साल का जो ऑरा था, हम जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो लागू कर देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 18 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंटों में डालेंगे। अब जो झूठ की प्रवृत्ति होती है वो चलनी थी, वो चलती रही। 2 बार दे दी लोगों ने वोट की 15 लाख आएंगे, लेकिन अब लोगों को समझ आ गया कि ये कुछ नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं, झूठे जुमले छोड़ते हैं। मोदी का ऑरा हो गया डाउन। ये इस 3 दिसंबर के रिजल्ट में भी पता लग जाएगा, और जब ये आपको इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप समझना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बीजेपी अब सदा के लिए सेंटर में भी और विधानसभा में भी जाएगी, और कांग्रेस सभी जगह पे आएगी। ये कौन पता आएगा प्रधानमंत्री पद पे? कौन होगा? कांग्रेस आ रही है तो आपको पता है? वो हम टाइम पे तय कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हैं। ओंकार जी, आपको भी साथ मिला लेंगे, आप भी पहले कांग्रेस में रही हैं, आप दोबारा फिर ले आएंगे आपको। जी गलती मैंने सुधार ली, आपसे भी कह रही हूँ कि सुधार लो। चलिए, परिवर्तन पद यात्रा की बात कर रहे थे आप ओंकार जी। कोई नहीं, आप भी आ जाएंगे, लेकिन 2018 की बात की, ठीक है, गलतफहमी, खुशफहमी। जब से पार्टी दो फाड़ हुई तब से लेकर परिवर्तन पद यात्रा तक कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा पार्टी में नहीं आया कि आप किस आधार पर ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी मजबूत हुई है और इस बार कोई चमत्कार होने वाला है? लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, और पार्टी बड़ी सरकार बनाती है जिसके साथ जनता आती है। आज जनता का जनाधार जिस तरीके से परिवर्तन पद यात्रा में मानता होगा, ये आपको भी मालूम है, प्रदेश की जनता को भी मालूम है, और एकमात्र विधायक जिन्होंने किसानों का साथ दिया, ये किसानों को भी मालूम है। देखिए 9 साल हो गए, 9 साल से ऊपर अब ये अगर पंचवर्ती में तो स्वाद लेने की बात करूंगा, ये स्वाद लेते हैं जनता को। आज भी इनको यात्रा निकालनी पड़ती है सत्ता में होते हुए। अरे विपक्ष वाले यात्रा निकालते हुए, सत्ता में होते हुए, क्योंकि इनको मालूम है इनकी जो योजनाएं हैं, इनका जो पोर्टल उन्होंने जनता का सत्यानाश कर दिया। आज देखिए कौन सा वर्ग आता है, प्रत्येक वर्ग परेशान है, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी, यहाँ तक पटवारी और नंबरदार, ये भी परेशान है इस सरकार से। आज अगर कोई वर्ग इनसे खुशी है तो वो सिर्फ इनके अंत और इनके नेता, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आएगा। और ये देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पेपर लीक, इन 5 मुद्दों में हरियाणा को नंबर 1 बनाने वाले ये पर्ची और खर्ची बंद कर दी। मेरी बयान में भी बड़ी बातें कर रही थी, इनको शायद भूल गया 1 करोड़ रुपए से ऊपर सचिवालय का प्रयास हुआ, वो किसका था क्या आज तक नहीं बताया इन्होंने। आज नशे का व्यापार हरियाणा में ऐसे हो रहा है, पहले उड़ता पंजाब करते थे, आज उड़ता हरियाणा की बात हो रही है। हर जिले में नशे की नशा, इतना नशा पकड़ा जाता है, फिर नशा। इन सब के पीछे बेरोजगारी है। जब तक ये रोजगार नहीं देंगे, इन्होंने कर्ज को 67,000 करोड़ से बढ़ाकर अगर ये 3 लाख करोड़ करते हैं तो हम 3 लाख करोड़ ही मान लेते हैं। 2,33,000 करोड़ इन्होंने कर्ज बढ़ा दिया, लेकिन उसमें क्या स्ट्रक्चरल परिवर्तन किया, कोई संरचनात्मक
वहाँ पे जमीन सस्ती मिली उनको, वहाँ पे बिजली 1.5 का यूनिट मिली, 10 साल का इनकम टैक्स माफ हुआ, 10 साल की एक्साइज ड्यूटी तो जीएसटी माफ हुआ। ये चीजें हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे सकती? क्यों हमारे यहाँ के हरियाणा के उद्योगपति अपनी नालागढ़ नानी रेलवे में जाके स्थापित हो गए? आज अगर उन उद्योगपतियों को वापिस हरियाणा लाया जाए तो हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, नशे से मुक्ति मिलेगी और हरियाणा में एक अच्छा आधार बनेगा। लेकिन अफसोस इन्होंने जो भी पैसे खर्च किए कई संरचना में नहीं खर्च किए। मैं यहाँ की बात कहूँ, हजारों करोड़ रुपया माना लगा देंगे, लेकिन कोई एक इंडस्ट्री नहीं लगी। आज युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार की जरूरत है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में एक बार हरियाणा के वासी आ गए थे 2014 में, 2019 में उन्होंने काट की हड्डी नीचे गिरा दी थी। लेकिन अब ये जो 2024 का चुनाव आ रहा है, क्योंकि 2009 में 2 सीटें थी, जबकि 2 अब इस 2 पे टिकेंगे, ये इनको भी पता है। तभी ये दोबारा से रथ यात्रा जनसंवाद वो करने इसीलिए लग गए क्योंकि इनको ज्ञान है। अंतरात्मा जो व्यक्ति काम करता है उसको पता हो, इनकी अंतरात्मा अंदर से जवाब दे रही है। इनका तो ग्राफ ऊपर ही आया है ना। आप लोग कब तक दो विधायक थे इस बात की दुहाई देते रहेंगे? इनका तो ग्राफ ऊपर ही आया है। आपको कुछ कहना था बेनीवाल साहब? आपको कुछ कहना था बेनीवाल साहब? और जब आप दिल्ली की या पंजाब की बात करते हैं तो बीजेपी भी पूछती है, कांग्रेस का भी सवाल रहता है कि मंत्री जेल में हैं, क्या इसी दिल्ली मॉडल के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे? देखिए ज्योति जी, आज आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा संगठन हरियाणा के अंदर है। 1.5 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के बन चुके हैं, ग्राम सचिव बन चुके हैं, ग्रामों की समितियां बन चुकी हैं 21-21 लोगों की। कांग्रेस का अभी तक संगठन का अगर बात चल जाती है तो जूते और चप्पलें चल जाती हैं, गाली गलौज चल जाता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के तो नेता जो है वोटरों को राक्षस तक का शब्द यूज कर जाते हैं। तो ये लोग किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? लिस्ट जारी कर दें अगर उनके बीच में। तो और हमारे यहाँ झूठी लिस्ट जारी कर दे एक बार, 1.5 लाख लोग। अरे आपके जैसे नहीं है दींगरा साहब, आपके जैसे नहीं है, चप्पल जूते नहीं चलाते, बहुत ही शिष्टाचार वाली पार्टी है। आप लोग कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग करते हो हमें पता है। और ज्योति जी मैं कहना चाहूंगा कि अभी बहुत ही वंदना जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई हमारे को, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई। एक देश एक चुनाव की बात करने वाली पार्टी, एक देश एक चुनाव कराएंगे उस पर बहुत बड़ा मंथन करने वाली पार्टी, गैस सिलेंडर की जब बात आती है तो वो चुनावी सिलेंडर क्यों बन जाता है? 5 जगह पर चुनाव है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, मध्य प्रदेश में कहा है 450 का सिलेंडर देंगे, तेलंगाना में कहा है कि 4 सिलेंडर हर साल फ्री में देंगे, राजस्थान में 450 का सिलेंडर देंगे, मिजोरम में भी हम 4 सिलेंडर फ्री में देंगे। चुनाव जब आएगा तो सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे अगर सिलेंडर सस्ता हो सकता है तो पूरे देश की जनता को क्यों नहीं मिल सकता? पूरे हर एक लोग हरियाणा। अरे आपकी बात नहीं कर रहा, आप नहीं दे सकते सिलेंडर सस्ता, आपकी सरकार ही नहीं है। मोदी जी आपकी पार्टी से आते हैं क्या? कुछ भी मुंह उठा के बोलने लग रहे हैं। लोकसभा के वोटों में पता लग जाएगा 1.5 लाख वोट मिली भी आपको या नहीं। अरे दींगा साहब अपना संगठन बना लो, आपको अपना संगठन बनाओ, अपने संगठन पे बात रखो, बस आप अपने संगठन के काम कर लो। वहां पर जूते चप्पलों को बचा लो, अपने जूते चप्पलों को बचा लो। आपके नेताओं पे जूते चप्पल चल रहे हैं, वहां पे तो लाठियां खा रहे हो आप लोग। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आपका नेता तो राक्षस बोलता है जनता को, हरियाणा की जनता को गाली दी आपके नेता ने, राक्षस शब्द का यूज किया है आपके नेता ने। आप बात करते हैं यहां बैठ करके, कौन होता है राक्षस? हरियाणा की जनता को राक्षस बोलोगे? अगर वोट ना मिली तो मुंह कहां छुपाओगे, ये बता दो मुझे। अरे छोड़ो इन बातों को, दिल्ली और पंजाब में आपने अपना हश्र देख लिया, आपके एमएलए नहीं आ रहे। अरे दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ होगा, कोई नाम नहीं ले रहा आप लोगों का, आपका एक एमएलए नहीं आ रहा पिछले 2 महीने से। 1.5 लाख वोट जारी करो हरियाणा की। क्या तरीका है? और ज्योति जी अपनी बात कह चुके हैं, आप मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ 1.5 लाख बंदे बता दें जो 1.5 लाख किए हैं इन्होंने। अगर लिस्ट अरे आपके पास संगठन नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं संगठन की कीमत क्या होती है। आपको सिर्फ चिल्लाना आता है, टीवी पे बैठ के चिल्लाना आता है, संगठन की ताकत क्या होती है वो आप नहीं जानते। 1.5 लाख अगर संगठन के लोग अगर आप किसी दिन बना लोगे तो आपका भी मोरल बूस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा संगठन होता क्या है। आप अपने जिलाध्यक्ष बता दो 20, अरे पता ही अरे 20 जिलाध्यक्ष बता दो, 22 छोड़ो, एक जिलाध्यक्ष बता दो, एक जिलाध्यक्ष नाम दे दो साहब।
एक जिलाध्यक्ष का नाम ले दो। अब ये कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है, आप अपने जिलाध्यक्ष का एक का नाम बता दो। ये एक जिलाध्यक्ष है, एक जिलाध्यक्ष का नाम बताओ। छोड़ो सारी बातें, अरे छोड़ो। आप अपने संगठन पे ध्यान दो, अपनी पार्टी पे ध्यान दो। ऊर्जा साहब का गुट न्यारा, सुरजेवाला जी का गुट न्यारा, किरण चौधरी का गुट न्यारा, और क्या शैलजा जी का गुट न्यारा, इन सारे गुटों को इकट्ठा कर लो, अपनी पार्टी ने इकट्ठा कर लो। आम आदमी पार्टी पे छीटाकशी करने को फायदा नहीं। आप अपनी पार्टी, आपको 1.5 लाख की लिस्ट। अरे रुको, SYL की बात सुनो। चन्नी साहब भी थे, कैप्टन अमरिंदर भी आपकी पार्टी के ही थे, मनमोहन सिंह वहां पर थे, ले आए पानी ना, ले आए थे पानी। मैं एक बात और बोल रहा था, ये 1.5 लाख की लिस्ट जारी करके मुझे दिखा दे। अरे आप भाई साहब ने जिलाध्यक्ष बना दो ना, हम तो दे देंगे। अरे मेरे पास तो लिस्ट है, मैं तो दे दूंगा। अरे 1.5 लाख की लिस्ट, अपना फोन नंबर दे दो, व्हाट्सएप कर दूंगा। 1.5 लाख लोकसभा में, 1.5 लाख लोगों की लिस्ट दूंगा। आप अपना नंबर दो व्हाट्सएप पे, अभी भेज देता हूँ। अरे अभी भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पर नंबर दो, अभी भेज देता हूँ। पंकज बेनीवाल जी, समय नहीं अभी। जादून जी, आखिरी कमेंट आपका। तो ज्योति जी, मैं एक बात और कहकर मेरी बात खत्म करूंगा। मैं ये बात कह रहा था कि हाई कोर्ट ने, जो वंदना जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, ये क्यों नहीं बताया कि हाई कोर्ट ने इनको 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है कि 8,000 तो कमरे कम है बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर, 30,000 टीचर कम है, 200 से ज्यादा स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, 500 से ज्यादा लड़कियों के स्कूल में शौचालय नहीं है, 1,000 से ज्यादा लड़कों के स्कूल में शौचालय नहीं है, 131 स्कूलों में पानी का कनेक्शन नहीं है पीने के लिए। ये हाई कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले। बेनीवाल जी, आपकी बात यहाँ पर पूरी होती है। जादून जी, आखिरी कमेंट आपका। केवल जी रुकिए सर, आप रुकिए। और खासतौर से जो है विपक्षी दल हैं, उनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, तो सरकार का जो जिस तरह से मुद्दे सरकार जो है निपटाने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो है काफी कड़ा मुकाबला रहेगा। अब उसको देखना है कि किस तरह की अपनी तैयारियां करना है और किस तरह से लोगों को अपने पक्ष में मोड़ना है। तो ये है कि सरकार तो अपना कोई कमी बाकी नहीं रख रही है, और जहां जहां उनको दिखाई दे रहा है वो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। जी, वंदना पोपली जी, बहुत बड़े और लोकलुभावन वादे कांग्रेस की ओर से भी, इनेलो की ओर से भी, आम आदमी पार्टी की ओर से भी, कैसे पार पाएंगे इन तमाम वादों से? देखिए, मुझे लगता है कि लोक लुभावन होना और ज़मीन पर होना, उनमें फ़र्क होता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जब सरकार आई तो इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाएंगे, आते ही इन्होंने रेट बढ़ा दिए। OPS पर इनकी सरकार आई थी, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जनता ऐसा नहीं कि वो समझती नहीं है। अभी अडानी अंबानी पर तो इनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन शैलजा जी पे भी कुछ बोल दीजिए, सुरजेवाला जी पे कुछ बोल दीजिए, वहां इनके पास जवाब नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी डाउन का ओरा डाउन हो गया। मतलब ये शब्द बोल रहे हैं ना, जिनके शब्द कांप रहे हैं, मतलब दिल में होल उठ रहे होंगे। और सपने में भी मोदी जी आते हैं कि, और उसके बाद ये कहना कि मोदी जी का ओरा डाउन हो रहा है, तो मुझे ठीक है, आपकी हिम्मत की बात है, लेकिन अंदर अंदर आप कहीं मानते होंगे कि इस देश को जिन बुलंदियों पे पहुंचाया वो मोदी जी ने पहुंचाया है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत बड़ी बातें जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा भी कही गई, लेकिन पंजाब में क्या स्थिति है, किस प्रकार से आते ही केंद्र सरकार से उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए थे कि हमें फंड्स दे दीजिए, हमारे को ये प्रॉब्लम है। तो फ्रीबीज देना और बाद में केंद्र सरकार से पैसे मांगना, मुझे लगता है जनता इन सब चीजों को समझती है। लेकिन एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी हम चाहते हैं कि हम जनता के लिए बहुत कुछ करें, और ये विकास के काम लगातार होते रहेंगे। सिर्फ 2 लाइनें, तू शाहीन है काम उड़ान तेरा, अभी तेरे आगे आसमान और भी है। बहुत काम किया है, आगे और भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्लियरली कहा कि हम 2047 तक विकसित देशों में आ जाएंगे, तो उस डायरेक्शन में भी हमारे को और काम करने की आवश्यकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। मिशन 2024 को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तैयारियां क्या हैं, कौन किस पर भारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।